हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 अक्टूबर माह में देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वायरल पेपर है और इसी तरह का पेपर आपके विद्यालय में आएगा जब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, पेपर का पैटर्न जो रहेगा, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं यदि आप सामाजिक विज्ञान में, तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सामान्य निर्देश हैं जिनका पालन करना होगा आप सभी को। पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सबको करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्न प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान विषय का, यह 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। इस तरह से कुल 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे जब आप इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर और सही तरीके से ओएमआर सीट में भर दोगे। मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी ना करें। एक बार आपने गोला काला कर दिया सो कर दिया, अब ना तो आप उसको काट सकते हैं, ना ही आप उसे इरेजर या व्हाइटनर से मिटा सकते हैं, या व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगला निर्देश है खंड बा, 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक प्रथम टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के तथा मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में प्रश्न किस तरह के आएंगे, चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे 20। चलिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। यहाँ पर सा वाला विकल्प सही होगा। यहाँ आप ध्यान दें, ओएमआर सीट में विकल्प दिए रहेंगे ए, बी, सी और डी। इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। आ अर्थात ए, बा यानी बी, सा यानी सी और दा यानी डी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी, सन 1848 ईस्वी में। एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। मेरे प्यारे बच्चों, तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश से। यहाँ पर भी सा वाला विकल्प क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था।
असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, इसका मुख्य कारण क्या था? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है। रॉलेट एक्ट के कारण असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? काला कानून के नाम से भी रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो वंदे मातरम जो कि गीत है हमारा, क्या है? राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। आपको बताना है कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के लेखक या रचनाकार थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? राष्ट्रगान लिखा था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगान जो कि आप विद्यालय में प्रार्थना के बाद रोजाना सुबह करते ही होंगे। जिस दिन आपका विद्यालय लगता है, प्रार्थना के उपरांत यानी बाद में जन गण मन अधिनायक जय हे, ये क्या है? राष्ट्रगान है। इसको किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्र गीत क्या है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, यानी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। पीली मिट्टी भी होती है, लेटेराइट मिट्टी भी होती है या लेटराइट मिट्टी भी होती है, लेकिन सीमेंट जो है यह मिट्टी नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी मिट्टी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर दा वाला ऑप्शन होगा, सीमेंट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? तो भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि भारत हमारा नदियों का देश है। नदियां यहाँ पर बहुत सी हैं और नदियों के द्वारा जो बहाकर, यानी नदियां अपने पानी के साथ, अपने जल के साथ बहाकर लाती हैं मिट्टी, जिसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जो कि काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। और इस मिट्टी का जो है क्षेत्र हमारे भारत में क्या है? सबसे ज्यादा है, यानी भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल क्या है? सबसे अधिक है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि या मिट्टी होती है काली मिट्टी। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था इस प्रश्न के अंतर्गत। तो कपास की खेती के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए आप, का से होता है कपास और का से काली मिट्टी, यानी कपास का पहला अक्षर या वर्ण का है और काली मिट्टी का पहला अक्षर या वर्ण भी का ही है। तो का से कपास, का से काली मिट्टी, यानी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी या सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूट। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता रहा हूँ। जूट जो है कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? तो श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सन 1956 ईस्वी में श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित किया गया या स्वीकार किया गया
गया था। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों है न्यूयॉर्क में। यहाँ पर सा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई? तो मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई थी सन 1968 ईस्वी में। यहाँ पर सा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1992 ईस्वी में। यहाँ पर सा वाला विकल्प सही हो जाएगा। सन 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो यहाँ पर जो विकल्प हैं आप यहाँ पर ध्यान दें और आपको बताना है वर्तमान समय में भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? तो श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा सन 1956 में घोषित किया गया। यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आ वाला विकल्प सही होगा। श्रीलंका देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से भी अधिक ऊंचा है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आ वाला विकल्प, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? क्षेत्र की गतिविधि है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आ वाला विकल्प, क्या भरा जाएगा? यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्न में से सार्वजनिक यानी सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ इस मॉडल पेपर के अंतर्गत 2 प्रश्न आपसे पूछे हैं जिनका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। और यह कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन या WTO इस तरह से विकल्प में लिखा रहेगा, या पूछ लिया जाएगा WTO की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो उत्तर होगा जिनेवा में हुई। और कब हुई? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। अगला प्रश्न संख्या 20 है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार होता है 2 देशों के मध्य, यानी भारत से कोई वस्तु बेची गई और किस देश में खरीद ली गई? अमेरिका में। और अमेरिका से कोई वस्तु बेची गई तो भारत में खरीद ली गई। इस तरह से होने वाले विदेशी व्यापार को क्या कहते हैं? यानी विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, खंड खा जो कि वर्णनात्मक प्रश्न पर आधारित होगा, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न यानी वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है जिसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा?
अथवा साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, अपूर्य या अनापूर्ति असाधनों से क्या तात्पर्य है? अथवा में प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए रबी और खरीफ की फसलों के मध्य। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 24, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व के बैंक के मापदंड से अलग है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में प्रश्न है जिसे आपको जरूर तैयार कर लेना है। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का? 6 अंक का है। इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 25 है। यहाँ पर 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बाद परिणामों का प्रकाश डालिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। अथवा में प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, संसाधन का क्या अर्थ है? संसाधनों के नियोजन की क्या आवश्यकता है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, अथवा में रोपड़ कृषि क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 27 है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में क्यों तथा कैसे शक्ति में भागीदारी की जा सकती है, स्पष्ट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 28 है, विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं? अथवा आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मानचित्र से भी संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के निम्नलिखित स्थानों को मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को यानी उद्यानों को मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर आधारित आएगा पेपर आपकी अर्धवार्षिक 2025-24 के लिए, यानी 2024-25 के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।